नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद विचारधारा को आज भी उतने ही प्रासंगिक रूप से देखा जाता है, उसे माना जाता है जितनी 60 साल पहले वो थी। इसी अवसर पर आयोजित संगोष्ठी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने एकात्म मानववाद की विचारधारा को देश की दिशा और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने हरिद्वार में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री धामी ने पोस्ट में लिखा कि हरिद्वार में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भेंट हुई। इस दौरान उनसे विभिन्न सामसायिक विषयों पर सार्थक चर्चा भी हुई है। दोनों नेताओं के बीच विकास, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और राज्यों के आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। इस दौरान स्थानीय प्रतिनिधि, संत समाज और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर एक संदेश अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किया है। उन्होंने यूसीसी को उत्तराखंड से निकली एक ऐसी धारा बताया जो देश को एक नई दिशा देगी। सीएम धामी ने पोस्ट में लिखा कि जिस तरह मां गंगा उत्तराखंड से निकलकर देश के अनेक राज्यों को पवित्र करती हैं, उसी तरह उत्तराखंड से निकली हुई यूसीसी की गंगा देश के अन्य राज्यों को भी एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगी। सीएम धामी का यह बयान उत्तराखंड में लागू यूसीसी को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को साफ तरीके से दर्शाता है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड से जैसे मां गंगा निकलती है और यहां से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल गई है और आगे आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है, अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इस दिशा में हम लोग। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उत्तराखंड दौरे को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जगह जा रही हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका कार्यकाल शानदार रहे। मुख्यमंत्री धामी ने उम्मीद जताई है कि उत्तराखंड की पावन भूमि और देव स्थलों का आशीर्वाद उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करेगा। वे दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में रेखा गुप्ता दिल्ली को स्वच्छ और विकसित राजधानी बनाएंगी। उनकी शुभकामनाएं, यहाँ के देवों का वो आशीर्वाद ले रही हैं। कल बद्रीनाथ जी और केदारनाथ दोनों जगह की उनकी यात्रा है। मेरी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं हैं कि उनका कार्यकाल बहुत यशस्वी हो और दिल्ली जो लंबे समय से जिन अपेक्षाओं है वो अपेक्षाएं उनके कार्यकाल में पूरी हों और 27 सालों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो वहां के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाएगी, अच्छी दिल्ली बनाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का काम उन्होंने किया है। वो सारे कार्य उनके सफल होंगे। हमारी उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है और पहले दिन से संकल्प लेकर वो काम कर रही हैं। निश्चित रूप से उनके संकल्प गंगा मैया की कृपा से और यमुना महारानी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष यात्रा बहुत अच्छे और व्यवस्थित ढंग से चल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा जारी है और अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन के लिए उत्तराखंड आ चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी बनाए हुए है और हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि वे पंजीकरण के साथ ही यात्रा पर आएं ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। आज हम काशी विश्वनाथ की बात करें। काशी विश्वनाथ में आप सब कभी गए होंगे पहले, आज से 4 बरस 5 बरस पूर्व पहले गए होंगे तो आपको एक छोटा सा मार्ग भी नहीं मिलता था अंदर जाने के लिए। अगर कोई
महादेव का भक्त, कोई विश्वनाथ का भक्त अगर माँ गंगा का जल लेकर महादेव को अर्पित करना चाहता था तो उसको मार्ग नहीं मिलता था। लेकिन आज अगर आप जाएंगे तो एक साथ कई लाखों लोग अंदर जा सकते हैं और कोई भी महादेव का भक्त वहां से माँ गंगा का जल लेकर महादेव जी को अर्पित कर सकता है, जलाभिषेक कर सकता है। यही उत्तराखंड की मैं बात करूं तो आप कभी 2013 की आपदा के बाद पूरा केदारनाथ का परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। आज भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है और ये मौका भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला कि उनके बनने के बाद उन्हीं से जो है भगवान ने काम करवाया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता परिवार के साथ ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंची। इस दौरान उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया। साथ ही परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज का आशीर्वाद भी इस दौरान उन्होंने लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड दौरे पर पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की खुलकर प्रशंसा की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। वो जिस तरह से विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों को अमल में ला रहे हैं वह सराहनीय है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सीएम धामी के कार्य जो अब तक हुए हैं वो एक नई पहल को लागू करते हैं, उन्हें हम दिल्ली में भी लागू करने का प्रयास करेंगे, उनकी ओर से कहा गया है। रेखा गुप्ता इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर है। उन्होंने हरिद्वार में कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उनके बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। ही देवभूमि है और भाई धामी जी तो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मैं कई बार कहती हूँ कि मैं आपकी जूनियर मुख्यमंत्री हूँ तो मुझे जरा ज्ञान देते रहना, तो जो आप यहाँ पास करोगे मैं दिल्ली में पास कर दूंगी। तो जो अच्छी योजना भाई जी लाएंगे वो दिल्ली में भी जाएगी। आती गंगा तो ऐसी आती है ना, तो दिल्ली तक जाएगी। और यमुना भी तो गंगोत्री यमुनोत्री सब तो यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम यहाँ से यमुना जी के लिए जल भी लेके जाएंगे, योजना भी लेके जाएंगे और भाई जी का आशीर्वाद भी लेके जाएंगे। चारधाम के पहले प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री में एक माह में करीब 3.29 लाख श्रद्धालुओं ने यमुना नदी तप्त कुंड में डुबकी लगाई और मां यमुना की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। इन श्रद्धालुओं से यमुनोत्री मंदिर समिति को दान पात्र रसीद बुक के माध्यम से करीब 23 लाख से ज्यादा की आय हुई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष एसडीएम ब्रजेश कुमार तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ ही मंदिर समिति की आय में वृद्धि हो रही है। चमोली जनपद में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 1 जून को सैलानियों के लिए खोल दी गई है। पहले दिन ही कई सैलानी घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करने पहुंचे। वन विभाग के कर्मचारियों ने मुख्य गेट पर सैलानियों का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। जून महीने में अब तक 62 सैलानियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ हिमालय के 300 से अधिक प्रजातियों के विभिन्न और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। फूलों की घाटी के खुले रहने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण के लिए हरित स्वास्थ्य प्रणाली लागू होगी। राज्य सरकार ने दवाओं के वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार निस्तारण के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के निर्देशों को लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त FDA डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद हम इसे राज्य में लागू करने जा रहे हैं। दिशा निर्देशों में दवाओं के जीवन चक्र निर्माण से लेकर उपभोग तक और फिर उचित निस्तारण तक के हर चरण को ध्यान में रखकर प्रक्रिया तय की गई है।
खबर बलिया से है, जहां जिले के रसरा नगर स्थित स्वयंवर मैरिज हॉल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शादी समारोह के दौरान करीब 20 दबंग किस्म के लोगों ने अचानक लाठी डंडों और लोहे की रॉड से बारातियों और घरातियों पर हमला बोल दिया। इस हमले में कई लोगों को चोट आई है, जबकि दुल्हन के चचेरे भाई अजय कुमार गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जहां से उसे रेफर कर दिया गया है। पीड़ित राघवेंद्र कुमार गौतम, जो कि मिशन रोड रसरा के निवासी बताए जा रहे हैं, 3 नामजद समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में उन्होंने तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक 30 मई को द्वार पूजा के दौरान हमलावरों ने जाति सूचक गालियां दी और जानलेवा हमला भी किया। यही नहीं, दबंगों ने मोबाइल फोन और 8000 नगद भी छीन लिए। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिलने की उम्मीद है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रण में लाया और घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। अपना परिचय बताएं। जी, राघवेंद्र कुमार गौतम और मैं मिशन रोड रसरा का निवासी हूँ, जो कि मेरी बहन की शादी 30 मई स्वयंवर मैरिज हॉल में संपन्न हुआ है, जिसमें मैंने 30 मई को रात्रि में 10 बजे अपनी बहन का द्वार पूजा करा रहा था। उस समय बगल में ही शालीमार मैरिज में मलाटोली निवासी के लोगों का उसमें बहुभोज पार्टी चल रहा था। उसी में के लोग आए, जो कि मनबड़क लोग हैं। आए दिन ऐसी घटना लगातार कर रहे हैं, जो कि वो आए 10 से 20 लोग थे और हमारे बाराती और घराती के ऊपर जानलेवा हमला कर दिए, जिसमें 4 से 5 लोग घायल है, जिसमें एक व्यक्ति को दौड़ा कर मारे, राड से, लाठी डंडे से, लात घूसे से मारे। जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण और नकल विहीन माहौल में आयोजित कराई जा रही है। परीक्षा के लिए 3 प्रमुख केंद्र बनाए गए हैं। पीएसएम डिग्री कॉलेज, राजकीय महिला कॉलेज और केके इंटर कॉलेज, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार स्वयं सभी परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। डीएम ने परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नकल विहीन परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और केंद्र व्यवस्थाओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देश में मानसून की एंट्री होते ही तबाही की इबारत लिखी जाने लगी है। सिर्फ एक हफ्ते में बारिश ने कई राज्यों में कहर बरपाया है। कर्नाटक से लेकर असम तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। मौसम विभाग ने तो चेतावनी दी है कि आगे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बारिश आई नहीं कि देश भर में तबाही शुरू हो गई। एक हफ्ता बीता है मॉनसून को आए हुए और इतने में ही सैकड़ों लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। कहीं सड़कों पर बाढ़ है, कहीं खेत पानी में डूबे हैं और कहीं घर तबाह हो गए हैं। कर्नाटक में बीते 2 महीने की मूसलाधार बारिश 71 जिंदगियां लील चुकी है। कोडगु, चिकमंगलूर और दावड़गेरे जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कई गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। महज 3 दिनों में 31 मौतें हो चुकी हैं। अकेले 31 मई को 22 जाने गए। बाढ़ ने गांव के गांव निगल लिए हैं। स्कूल, अस्पताल सब बंद है। इस साल मॉनसून 2 तरफ से कहर बनकर टूटा है। एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दोनों तरफ से आए मौसमी सिस्टम ने एक साथ कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश के साथ आकाशीय बिजली भी कहर बनकर टूटी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। खेतों में काम कर रहे किसान सबसे ज्यादा इसका शिकार बने हैं।
देश के बड़े शहर भी मानसून की मार से नहीं बच सके हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में जलभराव के चलते ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। ऑफिस जाने वालों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में जल जमाव के कारण लोग घंटों फंसे रहे। मेट्रो सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई। कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। पर्वतीय राज्यों में बारिश का मतलब है लैंडस्लाइड। उत्तराखंड और हिमाचल में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई है। चारधाम यात्रा भी इससे प्रभावित हो रही है। खेतों में पानी भर जाने से धान, सब्जी और दलहन की फसलें खराब हो गई है। किसान कर्ज में डूबे हैं और अब फसल की उम्मीद भी जाती नजर आ रही है। कई राज्यों ने मुआवजे की मांग इसको लेकर सरकार के सामने रखी है। आपदा राहत बल युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। राहत शिविरों में खाना, पानी और मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून से सितंबर के बीच सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। आने वाले 15 दिनों में पूर्वी और पश्चिमी भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जनजीवन पूरी तरह इसके चलते प्रभावित हो चुका है। स्कूल बंद हैं, अस्पतालों में पानी घुस चुका है और पीने के पानी की किल्लत है। लोग राहत शिविरों में पनाह लेने को मजबूर हैं। मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं, चेतावनी है जलवायु परिवर्तन की। अब हमारे दरवाजे पर ये खड़ी है। अगर अब भी तैयारी नहीं की गई तो हर साल की बारिश एक नई आफत बनकर सामने आएगी। बारिश सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, अब ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला बनती जा रही है। सवाल सिर्फ पानी का नहीं, सवाल हमारी तैयारी का है, हमारे सिस्टम की मजबूती का है। हर साल बाढ़ आती है, तबाही होती है और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन कब तक? अब वक्त है चेतने का, सतर्क रहने का, क्योंकि इस बार मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं, एक बड़ी चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। जब कभी महाभारत की बात होती है तो याद आता है धर्म, युद्ध, परिवार और सबसे जरूरी संघर्ष। पर आज जो संघर्ष है वो रथ, तीर कमान और श्री कृष्ण के सारथित्व वाला नहीं है। ये संघर्ष है सोशल मीडिया का, जहां कृष्ण है तेज प्रताप, अर्जुन है तेजस्वी और जयचंद के बारे में तेज प्रताप कहते हैं कि वो अंदर और बाहर हर जगह है। डिजिटल महाभारत पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन कृष्ण को नहीं, ये कहा है तेज प्रताप यादव ने। जहां तेज प्रताप ने अपने इस इमोशनल कार्ड के साथ तेजस्वी को आशीर्वाद भी दिया है। रिलेशनशिप विवाद के बीच तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और खुद को कृष्ण बताया है, जबकि तेजस्वी को अर्जुन बताकर आशीर्वाद दिया है। तेज प्रताप ने लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। बता दें कि पिछले हफ्ते तेज प्रताप ने फेसबुक पर लड़की के साथ फोटो शेयर कर खुद को 12 साल से रिलेशनशिप में बताया था और लड़की का नाम था अनुष्का यादव। और फिर फोटो डिलीट किया गया और फिर ये बताया गया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। फिर AI से बदनाम करने का आरोप लगा। यानी टेक्नोलॉजी भी अब उनकी प्रेम कहानी के लिए साजिश का औजार बन चुकी है। तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने कथित प्यार के इजहार के चलते एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। और उसके बाद हुआ ये कि उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए लालू प्रसाद यादव ने निष्कासित कर दिया और महज पार्टी से ही नहीं बल्कि परिवार से भी उनको बाहर निकाल दिया गया। जहां रविवार को उन्होंने न सिर्फ रिश्तों में तनातनी, पारिवारिक दूरी पर चुप्पी तोड़ी, बल्कि कृष्ण अर्जुन वाली भूमिका से जुड़ा भावनात्मक पोस्ट भी किया। तेज प्रताप ने तेजस्वी को अर्जुन बताया और छोटे भाई कहकर आशीर्वाद भी दिया। तेज प्रताप ने एक्स पर महाभारत के कृष्ण अर्जुन संग्राम की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना को तो ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है,
अंदर भी और बाहर भी। आपको बता दें कि इससे पहले तेज प्रताप ने रविवार सुबह माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए भी एक इमोशनल पोस्ट किया था। इसमें लिखा था कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप है तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, न कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले जयचंद जैसे लालची लोग होते। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहे हमेशा। बता दें कि तेज प्रताप खुद को कई बार कृष्ण और छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन कह चुके हैं। 4 साल पहले भी 2021 में जब दोनों भाइयों के बीच मतभेद की खबरें आई थी, तब भी तेज प्रताप ने तेजस्वी को मुकुट पहनाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था कि चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण अर्जुन की जोड़ी को तोड़ नहीं पाओगे। उस समय भी तेज प्रताप तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और रणनीतिकार संजय यादव से नाराज चल रहे थे। तेज प्रताप ने पोस्ट में लिखा था कि जो प्रवासी सलाहकार पार्टी चला रहा है, वो अपने गांव में भी किसी को सरपंच नहीं बनवा सकता। वो मेरे अर्जुन को क्या मुख्यमंत्री बनाएगा। वो प्रवासी सलाहकार सिर्फ लालू परिवार और राजद में मतभेद पैदा कर सकता है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि संजय यादव के कारण हम दोनों भाई मिल नहीं पा रहे हैं। पिछले हफ्ते तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर जो पोस्ट किया, उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। और उसके बाद लालू का जो फैसला आया, जहां उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। ऐसी परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। और इस फैसले के बाद लगातार तेज प्रताप यादव को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और अब संशय इस बात को लेकर बना हुआ है कि क्या तेज प्रताप यादव कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे। हालांकि जिस प्रकार के पोस्ट उनकी ओर से किए गए हैं, उससे कुछ और ही भावनात्मक चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या उठापटक देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।